is the property of the surfaces in contact. It is because of the surfaces in contact. So how these surfaces decide how much friction is going to be in between those two bodies. Okay, अब हम सबको पता है कि कोई भी बॉडी है, either the surface will be smooth or the surface will be rough. या तो सरफेस स्मूथ होगी या सरफेस रफ होगी. जैसे ये सरफेस इस बोर्ड की स्मूथ, वी विल कैटेगराइज इट इन द कैटेगरी ऑफ स्मूथ. ये स्मूथ सरफेस में आ जाएगी. द टिप ऑफ दिस मार्कर विल बी रफ, our clothes will be rough. So how the surface of a rough object looks? It is like this. There will be some unintended projections coming out of the body like this. Okay, here also we can say that here also we have this. Okay, this is a rough surface. When जब कभी हम इस सरफेस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें ऐसी दिखेगी. ये क्या है? रफ सरफेस. दिस इज अ रफ surface. Let me name it as body 1. Okay, now I bring another body on the top of it. I'm going to place another body. इसके ऊपर हम दूसरी एक बॉडी रखेंगे. So this is our body 2. So when I will move this upper body, जब भी हम इसको फोर्स देंगे, I am applying force F from this side, तो क्या होगा? क्या ये मूव करेगी? क्या इसको इसके ऊपर मूव कराना इजी होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ऊपर वाली और नीचे वाली आपस में they will interact among themselves. Just like a key gets stuck inside a lock when we move it, so the moment we will pull it, वो बाहर नहीं आती. तो यहाँ पे की एंड लॉक टाइप इंटरेक्शन हो जाएगी. ये एक दूसरे में फंस जाएंगी. They get entangled between themselves. So it will be very difficult for us to move this upper body, this one. So I am applying some force, but it is not moving. Why? Because these protrusion, they will get stuck to each other. Okay, ये जो दो इसकी सरफेसेस हैं एक दूसरे में फंस गई हैं. अब मूव करना मुश्किल हो रहा है. तो अगर मुझे मूव कराना है तो मैं क्या करूँगा? ऊपर वाली बॉडी पे ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा ताकि ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये टूट जाएं. Either these bonds will break, these projections will break, and our body will move. So this is how friction provide resistance in motion. Okay, तो अगर हमें इसको कम करना है, रेजिस्टेंस को, जो ये फंस रहे हैं एक दूसरे में, अगर हमें कम करना है तो हमें ये काट देने चाहिए. ये जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस हैं इनको हम काट देंगे यहाँ से, तो ये मूव करेंगे इजीली, है ना. सो व्हाट वी विल डू, वी विल टू रिमूव दीज प्रोजेक्शंस वी विल पॉलिश इट. व्हाट वी विल डू, वी विल पॉलिश दी सरफेस. ओके, हम क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे इसको. तो इसके बाद सरफेस कैसी आएगी?
अब बन जाएगी सरफेस स्मूथ, एंड अ स्मूथ सरफेस विल बी लाइक दिस। बहुत कम छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होंगी। बॉडी वर्क जो प्रोजेक्शंस हैं छोटी हो गई, यहाँ से दूसरी बॉडी आई, बॉडी 2। अब जब इसको मूव करना है तो ये बहुत इजी होगा। बॉडी 2 विल मूव वेरी इजीली ऑन दिस सरफेस। वाई? कि अब प्रोजेक्शंस जो थे, जो पहले इतने बड़े बड़े थे, अब वो छोटे हो गए हैं, बहुत छोटे हो गए। कैसे छोटे हो गए? हमने पॉलिश किया। ओके, सो दिस वाज आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट फ्रिक्शन प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू मोशन। फ्रिक्शन की वजह से मोशन डिफिकल्ट हो जाता है। बट what we will learn now that friction, it provides resistance and it aids in motion. It helps in मोशन। फ्रिक्शन हेल्प भी करती है और फ्रिक्शन अपोज भी करती है। एवरी मोशन इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, नाउ हाउ इट हेल्प्स? सी, दिस इज आवर रोड, दिस इज अ रोड। ओके, this is a road, and on this road we are having a car. Okay, this is our car. So our car is moving in this direction. Okay, so what I did, that case 1, we covered the road top with glass. Okay, this is a glass top. On the bottom of the road we have glass, and on that glass is our car. So what will happen? अब क्या होगा? जैसे हम कार स्टार्ट करेंगे तो the tires will move, but the tires will skid. What will happen here? Skidding. They will roll at their place and the car won't move forward. Tires will skid, no फॉरवर्ड मूवमेंट। ओके, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। क्यों? बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द ग्लास इज वेरी लेस। वाई? बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड glass is very less. तो फ्रिक्शन कम है तो गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। So where friction was aiding motion, it is not aiding it, so it is not starting at all. The motion is not starting. The car has started but it hasn't moved forward. आगे नहीं चल पा रही है। So what I did, I placed case 2. What is case 2? That we black top the surface. We black top the road surface. Okay, अब हमने क्या किया? जो रोड का टॉप था उसको
ब्लैक टॉप कर दिया, मीन्स we spread some coal tar mixed gravels on this, just like normal road. Blacktop means normal roads. Normal roads. Now the car will move forward. Okay, now the car will move forward. There will be no skidding. The tires will roll. The tires will start rolling. Tires will roll. Why? Because there is, as compared to case 1, here friction in second case is greater than friction in case 1. Okay, हमने फ्रिक्शन बढ़ा दी और मोशन भी आ गया. टायर्स विल रोल implies motion will be there. We will observe some forward motion. Okay, so now what I did, अब हमने क्या किया, case 3 we put loose gravels on it. What are loose gravels? जब भी कभी F1 Formula 1 रेसिंग देखी होगी तो along the turns when the car is moving, तो यहाँ क्या करते हैं, वो पत्थर छोटे छोटे डाल देते हैं. These small stones are called loose gravels. Loose gravels. Okay. अब हमने पूरी रोड पे लूज ग्रेवल डाल दिए. सो रोलिंग विल बी देयर प्लस स्किडिंग विल बी देयर. सो द स्पीड ऑफ द कार विल डिक्रीज. ओके, अब कार की स्पीड बहुत कम हो जाएगी. कार को आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा. हमें गियर चेंज करने पड़ेंगे, फर्स्ट गियर और द सेकंड गियर. यहाँ कार फोर्थ गियर में भी चल रही थी, अब फर्स्ट गियर और द सेकंड गियर. और हेयर फ्रिक्शन इन केस 3 इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन in case 2 is greater than friction in case 1. No motion, easy motion, difficult motion. Okay, तो हमने क्या किया, पहले केस में फ्रिक्शन बहुत कम रखी, फिर थोड़ी सी बढ़ाई, फिर बहुत ज़्यादा कर दी. बट पहले केस में गाड़ी मूव नहीं की, सिर्फ स्किडिंग हो रही थी. फिर गाड़ी मूव की, आगे रोलिंग हुई. फिर थर्ड केस में रोलिंग भी हो रही है और स्किडिंग भी हो रही है. बट यहाँ मोशन बहुत डिफिकल्ट हो गया. ठीक है, सो दिस इज आवर ऑप्टिमम value of friction for a road. Okay, understood this thing कि यहाँ पे जो वैल्यू फ्रिक्शन की थी वो ऑप्टिमम थी, उतनी हमें मिलनी चाहिए रोड्स पे. अगर उससे कम फ्रिक्शन होगी तो गाड़ी स्किड हो जाएगी, उससे ज़्यादा होगी तो गाड़ी मुश्किल से चलेगी आगे. सो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ friction. Here friction aids motion, here friction helped us to move, here friction opposed our motion, it provide resistance to our motion. Our motion became tough. Okay,
सो अब हमें देखना है केस 1, केस 2 एंड केस 3. फ्रिक्शन इज वेरी लो, मीडियम फ्रिक्शन, हाई फ्रिक्शन. तो ये फ्रिक्शन हुई कैसे? यहाँ क्या था? फ्रिक्शन बिटवीन ग्लास एंड टायर. यहाँ ब्लैक टॉप एंड टायर. Oh, not type, it is tire. I'm writing type. And here the friction is between loose gravels and tire. Okay, so what we did, हमने क्या किया है कि टायर तीनों जगह सेम रहा, हमने सरफेस चेंज की, एक सरफेस चेंज की है बस. ये सरफेस कैसी थी? वेरी स्मूथ. ये कैसी थी? लाइक दिस. और लूज ग्रेवल कैसे थे? ऐसे. तो इसकी फ्रिक्शन ज़्यादा थी, यहाँ सरफेस बहुत ज़्यादा अनइवन थी, यहाँ थोड़ी कम, यहाँ बिल्कुल फ्लैट. तो जब मीडियम थी तो बेस्ट मोशन मिला. जब बढ़ गई मोशन पुअर हो गया, जब बिल्कुल कम हो गई तो नो मोशन. ठीक है. तो अब मान लेते हैं हमारा रोड ऐसा ही है. हमारे पास दो केस हैं. नॉर्मल रोड, नॉर्मल रोड. ओके. So initially our tires were like this. Okay. Then what we did, these were flat tires. Then what we did, we engraved, हमने इनमें थोड़े से grooves बना दिए. क्या बना दिए? grooves. जैसे हमारी कार्स में होते हैं grooves, वैसे कट बने होते हैं टायर्स में, ये वही कट्स हैं. ओके. कि ग्रिप अच्छी बने. फिर एक और है, दिस इज द नॉर्मल रोड. बिगर ग्रूव्स. ओके. ये तुमने देखा होगा ट्रैक्टर के टायर में. ट्रैक्टर का जो पीछे वाला टायर होता है ऐसा होता है. ये हमारी नॉर्मल कार्स, और ये फ्लैट टायर्स किसमें? फॉर्मूला 1 कार्स. अब देखो रोड तीनों जगह सेम है, बट टायर्स की शेप डिफरेंट हो गई है ना. तो टायर की शेप्स हमने चेंज क्यों की? क्योंकि हमें फ्रिक्शन बढ़ानी थी. जो फॉर्मूला 1 कार्स हैं, यहाँ पे हमारा एम क्या होता है? हाई स्पीड्स. हाई स्पीड्स, बहुत हाई स्पीड. यहाँ फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ओनली फ्रिक्शन is provided only by the road. ओके. यहाँ फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ओनली द रोड, नॉट द टायर. क्यों? क्योंकि हमें हाई स्पीड चाहिए, बहुत हाई. 200 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर. ओके. इस रेंज में स्पीड्स चाहिए, तो हमें फ्रिक्शन कम करनी पड़ेगी. सारी फ्रिक्शन कौन देगा? रोड देगा. अब हमारे नॉर्मल टायर्स आ गए. नॉर्मल
कार टायर्स। ओके, यहां पे हमें क्या चाहिए, यहां पे मीडियम स्पीड एंड गुड कंट्रोल, गुड कंट्रोल। अब हमने देखा था कि जो फार्मूला 1 कार होती हैं, जब रोड ऐसे ऐसे होते हैं सर्किट में, तो ये कभी कभी ऑफशूट हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं रोड से। अगर हम भी डेली वैसे बाहर आने लग गए रोड से, तो उससे कोई हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। तो ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो, हमें कंट्रोल भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए नॉर्मल मीडियम, बट कंट्रोल होना चाहिए, गाड़ी रोड से नीचे ना आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सम फ्रिक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द रोड एंड द रिमेनिंग इज प्रोवाइडेड बाय द टायर। ओके, यहाँ बोथ टायर एंड रोड प्रोवाइड्स फ्रिक्शन। ओके, दोनों फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब आ जाओ ट्रैक्टर के टायर्स में। अब ट्रैक्टर के टायर्स में क्या होगा, these tractors, it is very less that these tractors are used on the roads, where they are used the most। सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर कहाँ यूज़ होता है, खेतों में, फील्ड्स में। तो वहाँ क्या होता है, मड, फील्ड्स में क्या है, मड, मड हैज़ लो फ्रिक्शन, so who has to provide the friction, it will be the tire। so here only the tire provides the friction। ओके, यहाँ सारी फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, टायर प्रोवाइड करेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखना, see, have you seen those JCBs, they have these tires। और एक JCB होती है, here it is the arm and the bucket, है ना, and on the bottom they have these chains। what are these chains, JCB or the army tanks। आपने देखा होगा रिपब्लिक डे परेड पे कि टैंक्स को नीचे से क्या होते हैं, मेटालिक टायर्स, और इनके ऊपर क्या होता है, चेन लगी होती है। एक चेन किस लिए, ताकि वही जो की एंड लॉक था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जब भी ये अपहिल जाना है, अपहिल जाना है, दिस इज अवर टैंक। ओके, अपहिल जाना है तो ये नो स्किडिंग, ओके, और नो स्लिपिंग। तो टैंक में स्किडिंग भी ना हो और स्लिपिंग भी ना हो, इसीलिए हम क्या देते हैं, चेन मूव टायर्स। ओके, समझ आया कुछ। हमने क्या किया, नॉर्मल रोड्स, नॉर्मल रोड, नॉर्मल रोड, वी चेंज द टायर्स, 4 टाइप ऑफ टायर्स, फार्मूला 1 टायर्स, नॉर्मल कार टायर्स, ट्रैक्टर टायर्स एंड चेन्स। तो हमने क्या किया, इसमें हम फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं कि जो ये की एंड लॉक की तरह है ये ज़्यादा स्ट्रांग बने। जितना ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा उतना ज़्यादा कंट्रोल आएगा, मोशन हमारे कंट्रोल में रहेगा। जितना कम होगा उतनी हाई स्पीड मिलेगी बट मोशन अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पे स्किडिंग क्यों नहीं हुई, टायर में स्किडिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि फ्रिक्शन थी इन द रोड्स। अगर नीचे ग्लास का रोड बना देते तो यहाँ पे F1 कार आगे मूव नहीं करती। ठीक है, अब हमने क्या किया, इधर रोड सेम था,
जैसे यहाँ टायर सेम थे, यहाँ टायर चेंज किए, रोड सेम था, यहाँ टायर सेम था, यहाँ रोड सेम था। अब फ्रिक्शन हम बढ़ा रहे हैं, कैसे? बाय चेंजिंग द टायर्स। अब टायर चेंज करने से क्या होगा? अब एक चीज़ हमें नई सीखनी है अभी। कि टायर एंड रोड, इनमें फ्रिक्शन है, तो क्या चीज़ चेंज होगी कि फ्रिक्शन चेंज हो रही है ना? कोई ना कोई सरफेस चेंज होती है और फ्रिक्शन चेंज हो जाती है। तो उस सरफेस के चेंज होने से क्या चेंज होता है कि फ्रिक्शन बदल जाती है? दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका सिंबल क्या है? म्यू, MU, म्यू। ठीक है, जैसे अब एक ये भी वुड है और ये भी वुड है। ओके, तो इनके बीच में कुछ फ्रिक्शन होगी, तो यहाँ पे इस जो बेस सरफेस होती है, कौन सी? बेस, इसके लिए हम डिफाइन करते हैं एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, यहां हम क्या लिखेंगे? म्यू ऑफ वुड। दिस विल बी समथिंग। इसकी रेंज क्या होती है? म्यू की रेंज होती है 0 to 1। बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन, जहां मोशन हो ही नहीं रहा, उसका म्यू क्या होगा? 1। जहां मोशन ग्लास टाइप है वहां 0। अब नीचे आ गया हमारा आयरन, तो हम क्या लिखेंगे? इसकी सरफेस होगी कुछ ऐसे अनइंडेंटेड, यहाँ म्यू आयरन। ये रोड है, यहाँ म्यू ऑफ रोड। ये वाटर है, हाँ, जैसे शिप चलती है वाटर पे, तो म्यू ऑफ वाटर। ये ग्लास है, यहाँ म्यू ऑफ ग्लास। ठीक है, तो ऐसे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन करते हैं। जितना ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन। अब वो मोशन को अपोज करेगा या हेल्प करेगा मोशन में, वो केस टू केस वेरी करता है। ठीक है, यहाँ एड कर रहा है फ्रिक्शन में, जो टैंक थे हमारे उनमें एड करता है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन एड करेगा कि अपोज करेगा, वो चेंज होता रहता है। किसी केस में एड करेगा, किसी केस में अपोज करेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया? ये एक बॉक्स है, ये क्या है? दिस इज अ बिग हेवी बॉक्स। हेवी box, and from this side I am applying some force. This is external force, हम लगा रहे हैं ये फोर्स, ये फोर्स हम लगा रहे हैं इस बॉक्स पे, ये फोर्स हम लगा रहे हैं। आई एम पुशिंग इट फ्रॉम दिस साइड ताकि ये मूव हो जाए। तो हमने क्या किया? हमने F1 लगाई, कितना? 0 न्यूटन्स। कितना न्यूटन? 0 न्यूटन। तो क्या ये मूव करेगा बॉक्स? नहीं करेगा। क्यों? फोर्स 0 है, फोर्स ही नहीं लगा रहे हम, है ना। अब
हमने F2 लगाई 1 न्यूटन, क्या 1 न्यूटन पे मूव किया? नहीं किया। मैंने फोर्स 1 न्यूटन लगाई बट वो मूव नहीं हुआ। ओके, मूव ही नहीं हुआ। फिर अब देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट until and unless an external force is applied on it। ये पहले रेस्ट पे थी, हमने 0 लगाई, मूव नहीं हुई। क्यों? हमने लगाई ही नहीं। 0 इज 0, इट मीन्स कि कुछ लगाया ही नहीं। 1 न्यूटन लगाया, मूव करना चाहिए था। लेट अस से मास, इट्स मास इज 500 kg। ओके, 1 न्यूटन लगाया, ये चलना चाहिए था, एक्सटर्नल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड टू इट, बट ये मूव नहीं हुआ। सो इट मीन्स यहाँ से फोर्स लग रही थी तो एक अपोजिट फोर्स लगी होगी, जिसकी वजह से उसने इस 1 न्यूटन फोर्स का इफेक्ट कैंसिल किया होगा, है ना। तो वो जो 1 न्यूटन फोर्स लगी वो कहाँ लगती है? बेस पे, यहाँ। ओके, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये जो अपोजिट फोर्स लगी उसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो इस डायरेक्शन में लगेगी। तो दीज टू आर F external and this is force of friction। तो when they are equal they will cancel out each other, तो मोशन नहीं होगा। तो इसका मतलब जो F1 थी वो तो 0 थी, F2 कितनी आ गई? 1 न्यूटन। ठीक है, जब हम 0 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे तो 0 न्यूटन फ्रिक्शन थी, जब हमने 1 न्यूटन लगाया तो 1 न्यूटन फ्रिक्शन हो गई। अब हमने क्या किया? F2 F3 एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन, बट स्टिल द बॉक्स डिडंट मूव, इट मीन्स फ्रिक्शन इज 5 न्यूटन। ओके, नाउ व्हाट आई डिड, I raised F4, it is equal to 10 Newton. How much? 10 Newton. No motion. It means friction was 10 Newton. अब एक्सटर्नल फोर्स हमने कर दी 13, सॉरी F5, फिफ्थ टाइम we raised it to 13 Newton. Still no motion. इट मीन्स कि फ्रिक्शन फिफ्थ टाइम कितनी थी? 13 न्यूटन। ओके, अब हमने कर दी 14.8 न्यूटन, नो मोशन, मीन्स फ्रिक्शन इज 14.8 न्यूटन। अब F7 सेवंथ टाइम 14.9 न्यूटन, नो मोशन, इट मीन्स बोथ आर इक्वल, तो फ्रिक्शन सेवंथ टाइम इज 14.9 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स एट्थ टाइम इट इज इक्वल टू 14.99 न्यूटन। ओके, नो मोशन, so 8th time friction is also equal to 14.99 Newton. Then 9th time we raised friction a bit more, 14.999, but still it didn't moved. It means friction 9th time was 14.999 Newton. Okay, and अब हमने फ्रिक्शन, अब एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी सी बढ़ाई, कितनी कर दी हमने? F10 कितनी कर दी? 15 न्यूटन, 15 न्यूटन, और ये जस्ट मूव किया। ये क्या किया? इट जस्ट मूव्ड। इसका मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ, गाड़ी एकदम उठी, बस चली नहीं, उठी थोड़ी सी, गाड़ी ने मोशन इनिशिएट कर दिया, बॉक्स ने मोशन इनिशिएट कर दिया। सो इट मीन्स F10 इज द
maximum external force that is required to initiate the motion of this heavy box. Write it down. F10, it is equal to 15 Newton is the maximum force which is required to initiate the motion. Initiate the motion mean the motion has just begin. Okay, अब मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो यहां अभी आगे चला नहीं है बट ये स्टार्ट हो गया था, थोड़ा भी मूव नहीं हुआ है बट इसने स्टार्ट होना शुरू किया था. तो फ्रिक्शन एट 10th वाज 15 न्यूटन, सॉरी 15th नहीं 15 न्यूटन. अब क्या हुआ, टू कंटिन्यू द मोशन एट सेम वेलोसिटी to continue the motion we experienced that we need lesser force. अब इसको अगर हमें आगे कंटिन्यू कराना है मोशन इसका, तो अब हमें थोड़ी कम फोर्स चाहिए. आपने ये चीज़ देखी होगी गाड़ी में, कभी कोई गाड़ी बंद हो जाती है और जब हम उसको धक्का लगाते हैं तो स्टार्टिंग में उसको मूव कराने के लिए 5-6 लोग आएंगे कि ये मूव हो जाए, फिर वो धक्का देंगे उसको धीरे धीरे. जैसे ही मूव हो गई 2-3 हट जाते हैं और वो जो बाकी 2-3 होते हैं वो उसको खींच के ले जाते हैं. तो कम फोर्स लगानी है इसका मतलब बाद में, मगर जब इनिशिएट करना है मोशन तो ज़्यादा फोर्स लगती है. इनिशिएट करने में 15 न्यूटन, उसके बाद थोड़ी कम. अब हमने क्या देखा कि अगर मैं F11 कर देता हूँ 14.999 तो गाड़ी मूव, तो हमारा बॉक्स मूव कर रहा है, बट पहले तो नहीं कर रहा था. बात समझ आ रही है? 15 पे जस्ट स्टार्ट हुआ, अब 14.999 पे भी कर रहा है. और अब अगर मैं इसको 14.99 भी करता हूं तब भी ये मूव कर रहा था. F12, F13 14.8 पे भी मूव कर रहा है, F14 13 पे भी मूव कर रहा है, और F15 12 न्यूटन पे भी मूव कर रहा है. बट जैसे ही मैंने देखा कि ये 11.999 होता है तो मोशन सीज टू एग्जिस्ट, मोशन बंद हो जाता है. इट मीन्स मिनिमम अब 12 चाहिए. अब मिनिमम कितनी चाहिए? 15 के बाद मिनिमम 12 चाहिए कि मोशन कंटिन्यू हो जाए. तो 11.999 पे रुक गया, इट मीन्स F इसके बाद हमें मिनिमम 12 न्यूटन लगेगी, क्योंकि 12 पे रुक गया ना. फिर जैसे ही 12 से थोड़ा सा कम करने रुक जा रहा है, इट मीन्स 12 कम से कम चाहिए. 12 से कम हो जाएगा ये तो फ्रिक्शन 12 हो जाएगी और ये रुक जाएगा फिर. ठीक है, तो ये जो सारे थे यहाँ से 15 तक, यहाँ बॉडी मूव नहीं की थी, है ना, यहाँ बॉक्स मूव नहीं किया था. तो इन सबको क्या बोलते हैं, जब तक मोशन स्टार्ट नहीं होता है इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. व्हाट वी कॉल इट एज स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन. F10 जो 15 न्यूटन था, F10 15 न्यूटन, इट इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन. और इसके बाद F कहाँ तक, 12 न्यूटन तक कंटिन्यू कर रहा था मोशन, 12 के बाद रुक जा रहा था. तो 12 न्यूटन क्या आ गई हमारी,
this is called as kinetic friction. ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या सिंबल है? फ्रिक्शन का स्मॉल f और एक s. लिमिटिंग का क्या है सिंबल? F L. काइनेटिक का F K. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती है. स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होती है? जितनी फोर्स लग रही है. कब तक? जब तक मोशन जस्ट इनिशिएट नहीं हुआ है, एकदम मोशन जस्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उस वैल्यू तक फ्रिक्शन की वैल्यू जा सकती है. फ्रिक्शन 1 भी है स्टैटिक, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 10 भी है, 13, 14.8, 14.9, 14.99, 14.999 और मैक्सिमम 15. 15 पे इसका क्या नाम दे दिया गया? लिमिटिंग. 15 से जस्ट ड्रॉप होती है, कितनी हो जाती है? 12. ठीक है, एक बार स्टार्ट हो गया फिर जस्ट ड्रॉप हो गई 12, इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन Fk. अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे. ओके, देखो this is external force, this is friction small f, this is capital F. Now see, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 थी तो फ्रिक्शन भी 0 थी. एक्सटर्नल फोर्स 1 हुई, फ्रिक्शन भी 1 थी. एक्सटर्नल फोर्स 5, फ्रिक्शन 5, 10, 10, 15, 15. ठीक है, सो एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शन आर लीनियर. इनका रिलेशन कैसा है? लीनियर. कब तक? जब तक लिमिटिंग ना अचीव हो जाए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिमिटिंग आ गई, तो इससे पहले कैसा है? लीनियर रिलेशन है. लिमिटिंग इज द मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम अचीव होती है और फिर एकदम गिर गई 12 यहाँ पे, और फिर अगर आगे मूव कर रहे हो आप तो वो 12 ही रहेगी. ठीक है, तो यहाँ इसका क्या नाम दे दिया? स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन. यहाँ मैक्सिमम थी, यहाँ इसका क्या नाम दे दिया? लिमिटिंग फ्रिक्शन. यहाँ कॉन्टिन्यूसली सेम काइनेटिक फ्रिक्शन. Fk, Fs, Fl. ओके, समझ गए? तो अब अगर कोई पूछेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेके लिमिटिंग तक होती है. स्टैटिक फ्रिक्शन 0 भी हो सकती है और मैक्सिमम जो लिमिटिंग है वो भी हो सकती है. होती कितनी है? जितनी आप अप्लाई कर रहे हो. आप 1 न्यूटन लगाया, बॉडी मूव नहीं की, तो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन. आपने 10 न्यूटन लगाए, बॉडी मूव नहीं की, स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन. आपने 100 न्यूटन लगाए, बॉडी मूव नहीं की, इट मीन्स उस टाइम पे स्टैटिक फ्रिक्शन 100 न्यूटन है. और मैक्सिमम वो कितनी हो सकती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर. और उसके बाद जस्ट ड्रॉप आता है और सेम रहती है जब तक मोशन कंटिन्यू होगा तब तक. काइनेटिक इज सेम थ्रू आउट. काइनेटिक की वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होती है, वो सेम रहती है. अगर आप काइनेटिक से नीचे जाओगे, इस रीजन में मोशन होगा. यहाँ जो फोर्स लगाएंगे आप यहाँ तक, तो मोशन होगा. इससे कम लगाओगे नीचे, यहाँ नो मोशन, कोई मोशन नहीं है. ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आप सबको. सो द रिमेनिंग पार्ट वी विल बी डूइंग टुमारो. और अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 7780864771 and my name is Ashraf. You watch this video twice or thrice, and if you didn't understand anything,
फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ओके। कभी भी हिचकना नहीं है कोई भी क्वेश्चन पूछने में, कभी भी कुछ भी पूछो। आई एम ऑलवेज here to help you out and I will be more than happy to help you guys, okay? Thank you.